अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर पे, हायर के रेफ्रिजरेटर पे, डीसी इन्वर्टर पे। हायर का रेफ्रिजरेटर है, एफडी इन्वर्टर है, फुल डीसी इन्वर्टर है और इसका मॉडल नंबर भी मैं आपको दिखाता हूं। ये जी इसका मॉडल नंबर है हायर रेफ्रिजरेटर 398 HRF 398ID, यानी IDBT वाला मॉडल है ये इन्वर्टर। डिजिटल ब्लैक टर्बो इस फ्रिज के आपको जो है काफ़ी सारे रिव्यू मिल जाएंगे। नेट पे काफ़ी सारा इसका मवाद पड़ा हुआ है। जस्ट हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे इसकी जो खूबियां हैं उसकी, और इसकी जो खामियां हैं जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूं उसके मुताबिक, उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा इसकी जो प्राइस, करंट प्राइस जुलाई में जो स्टार्ट हुई है, और हमारा जो मेन फोकस होगा इन चीज़ों के बाद वो होगा कि इसको फर्स्ट स्टार्ट पे देखेंगे हम कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है और कितनी बिजली ले रहा है। जब स्टेबल हो जाता है फिर कितनी लेता है, खाली पे कितनी ले रहा है, जब बंद करेंगे और फिर सामान रखेंगे, सामान रखने के बाद फिर कितनी लेगा। क्योंकि ये हमने डीसी इन्वर्टर जो एसी आते हैं उनकी तो हमें ऑब्जर्वेशन ली है और हमें पता भी है कि उनमें क्या कमी बेशी होती है, कैसे काम करते हैं। फ्रिज की अभी तक कोई प्रैक्टिकल वीडियो मैंने तो नहीं बनाई, बहरहाल मेरे सामने भी कोई ऐसी वीडियो नहीं है। तो इसका मेन फोकस हमें रहेगा कि हम अगर अपना जो कन्वेंशनल फ्रिज ऑलरेडी हमारे पास चल रहा था उसको तब्दील कर रहे हैं डीसी इन्वर्टर के साथ, तो उसमें हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। और इसमें नई चीज़ है, लुक भी इसकी अच्छी है, ग्लास डोर में है। ये सारी चीज़ें तो हमें वैसे मिल जाती हैं, ये इसके एडवांटेज हैं। और इसके अलावा हायर क्लेम करता है कि ये अपने फ्रिज में इसको फुल डीसी इन्वर्टर बनाने के लिए 4 टेम्परेचर सेंसर यूज़ करता है। ठीक है, एक टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे है इसके अंदर, एक इसी तरह निचले पोर्शन में है यहाँ पे लगा हुआ है, और एक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इसका राइट साइड का ऊपर वाला हिंज है, इसके ऊपर ये वाला सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर है इसका, ये 3 सेंसर हैं। चौथा सेंसर ये कहते हैं कि हम जो है कंप्रेसर के साथ लगाते हैं, लेकिन मुझे कहीं भी वो नहीं मिला। ठीक है, ये कह सकते हैं इसकी एक अच्छी खूबी है कि इसने इतने सारे सेंसर लगाए हैं। और इसके अलावा इसने एलईडी लाइट दी है, ऊपर वाले पोर्शन में 2 लाइट्स दिए हैं राइट लेफ़्ट, जो कि पहले आम कन्वेंशनल फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में नहीं आया करती थी। और नीचे वाले पोर्शन में इन्होंने काफ़ी बड़ी लाइट दी है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी लाइट है जो कि 2 वाट की है। और ये भी जो है इसका एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास की शेल्फ्स यूज़ की हैं, ये भी बेनिफिशियल है, इसका प्लस पॉइंट है। बाकी भी तकरीबन आजकल जितने इसके कंपटीटर आ रहे हैं वो सारे ही यही यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा क्लेम करते हैं कि हमने गैस किट अच्छी यूज़ की है, डिटैचेबल है, रिमूवेबल है, वॉशेबल है, ये भी इसका प्लस पॉइंट हो गया। और इन्होंने डोर लॉक भी दिया है, ग्लास डोर में इन्होंने डोर लॉक भी दिया है, ये भी इनका प्लस पॉइंट है जो कि इनके कंपटीटर के पास नहीं है। अच्छा, अब शेल्फ्स की नीचे वाले पोर्शन में बात करें, फ्रिज के पोर्शन में, तो यहाँ पे भी टेम्पर्ड ग्लास है। एक शेल्फ जो है वो स्लाइडिंग है, ये स्लाइड करती है, आगे पीछे मूव करती है। और इसमें जो इसका बॉक्स है वो बिग बॉक्स है, नाम भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, बिग बॉक्स। और ये अच्छी सारी कैपेसिटी है इसके अंदर सामान रखने की, ये भी इसका प्लस पॉइंट हो गया। टर्बो इन्होंने यूज़ किया है, टर्बो फैन, इंटरनल कूलिंग को बैलेंस रखने के लिए। और साथ में इन्होंने यूवी लाइट का इस्तेमाल किया है, एंटी बैक्टीरिया होती है वो, ये भी इनका प्लस पॉइंट है। ये तो इसके हैं, कह सकते हो आप कि इसके बेनिफिट्स हैं, इसकी खूबियां हैं, सॉरी। अच्छा, इसमें स्पेस भी अच्छी खासी है, ये हमने बाउल रख के देखे हैं, उसके आगे ये भी रख के देखी हैं, काफ़ी अच्छी सारी स्पेस है इसकी, रेफ्रिजरेटर की भी और फ्रिज की भी। अब
थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी खामियों की। इसमें मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं जो कि इनके कंपटीटर के मुकाबले में मुझे ऑब्ज़र्व हुई हैं, जैसा कि डॉलेंस इनका कंपटीटर है, तो डॉलेंस में जो चीज़ें हैं वो इसमें कुछ मुझे नहीं मिली। जैसे कि अगर इसकी हम ये जो गेट के ऊपर पोर्शन बने हुए हैं, यहाँ पे प्लास्टिक के ये पार्ट बने हुए हैं, इनको देखें तो इनके ऊपर बोतल गार्ड लिखा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें कोई भी बोतल नहीं आती। यहीं नीचे भी देख लें, ये भी सारे बोतल गार्ड। ये इसकी एक खूबी है, इन्होंने यहाँ पे ब्यूटी केयर के लिए एक अलग बॉक्स दिया हुआ है ताकि यहाँ पे जो मेडिकेटेड आइटम होते हैं वो हम यहाँ पे अलग से रख सकें। और इसमें भी जो है इन्होंने बोतल गार्ड दिया हुआ है। लेकिन अमूमन जो है घरों में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यूज़ होते हैं और बोतल्स वगैरह पानी भर के भी ठंडा किया जाता है इनमें, तो उस हवाले से ये है कि इसमें बोतल्स जो हैं वो रखी नहीं जा सकती। अभी मैं एक बोतल आपको चेक करवाता हूँ। ये 1 लीटर की बोतल है और इसमें ये ऐसे खड़ी नहीं होगी, इसमें सिर्फ 1 लीटर की बोतल खड़ी होती है, जबकि इसमें अगर 1.5 लीटर की बोतल हम खड़ी करेंगे तो वो हमारी बोतल यहाँ पे पूरी नहीं आती। ये इसकी खामी है, जबकि आपको दूसरे इसके कंपटीटर में बोतल रखने के लिए फ्री स्पेस मिल जाती है। इनकी शेल्फ्स में आप देखें तो यहाँ पे भी बोतल रखने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं दी गई, यानी आपने यहाँ पे बोतल रखनी है या यहाँ पे रखनी है। इसके अलावा इसके लिए एक बोतल के लिए स्पेशल बेस बनी होती है, रैक सा बना होता है, वो इसमें जो है नहीं बनाया गया। ये भी इसकी जो है खामी में आएगा। और इसमें सच कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो शेल्फ्स के हवाले से ये है कि शेल्फ्स, ये जो ग्लास की शेल्फ्स हैं ये रिमूव हो जाती हैं, इसको हम अगर निकालेंगे तो ये निकल आएगी। इसी तरह ये जो स्लाइडिंग शेल्फ़ है ये बाहर नहीं आती। अगर आपको ये किसी हवाले से वॉश भी करनी पड़ जाए तो ये यहाँ पे इसकी रुकावट है, और मैंने तो ट्राई किया, ये बाहर नहीं निकली, ये बाहर नहीं आएगी, यहाँ तक आती है बस। ये भी इसमें एक खामी मुझे नज़र आई है, क्योंकि शेल्फ्स अक्सर वॉश करनी पड़ जाती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी रिमूवेबल हैं। अब मेन चीज़ जो है हमने देखना ये है कि ये कितनी बिजली जो है खर्च करेगा, कितनी बिजली खर्च करेगा। इसमें जितना बड़ा फ्रिज होता जाएगा उस लिहाज से उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है 0.5 एम्पियर से 1.1 एम्पियर ये चीज़। और इसमें एक चीज़ यह है, इसका जो मॉडल होता है, जैसे ये 398 है, इसमें कैपेसिटी जो है वो 368 है। इसी तरह ये इसके 5 मॉडल आते हैं, 5 मॉडल में से ये सेकंड लास्ट है 398, इसके बाद 438 है, 306 से शायद ये शुरू होते हैं, 336, 368, इस तरह ये 5 मॉडल आते हैं, ये सेकंड लास्ट वाला है। ये जो खर्च करेगा 0.5 एम्पियर से 1.1 एम्पियर तक खर्च करेगा। लेकिन हम इसे बाकायदा प्रैक्टिकली मीटर के साथ ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे कि ये हमारा स्टार्ट में कितने लेता है, रनिंग पे जब आ जाता है तो फिर कितने एम्पियर चार्ज हो रहे होते हैं, और जब ये कूलिंग कर लेता है, स्टेबल हो जाता है 24 घंटे के बाद, फिर कितने ले रहा होता है, कमी बेशी क्या करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बाकी पैनल के हवाले से भी सारी वीडियोस तकरीबन आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। हमारा जो मेन मकसद था वो इसके ख़ामियाँ और ख़ूबियाँ बताना था, क्योंकि एज़ पर कंपटीटर मैंने जो चीज़ें इसमें ऑब्ज़र्व की हैं वो यही हैं। तो अभी इसको जब ऑपरेट करता हूँ मैं, अभी फ़र्स्ट स्टार्ट करना है, न्यू है ये, फ़र्स्ट टाइम इसको जब पावर ऑन करते हैं तो मैं साथ के साथ इसकी वीडियो भी शूट करता रहूँगा और आप दोस्तों के साथ में शेयर कर। अगर इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो मैंने ये रूबा डिजिटल से लिया है, जो हायर वालों की ब्रांच होती है तकरीबन हर सिटी में, वहाँ से ये मुझे 60,000 का मिला है। और लेटेस्ट ये है कि जुलाई में फ्रिज की और रेफ्रिजरेटर और एसी की प्राइसेस काफ़ी सारी जो है इंक्रीज़ हो चुकी हैं।
तकरीबन फ्रिज 2500 रुपये और जो एसी हैं इनके वो तकरीबन जो हैं 4500 रुपये। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ है, अगर 60,000 रुपया आप इसमें ख़र्च करते हैं तो इसमें ये आपको 2 एग्स रखने के लिए ये आपको मिलती हैं एग ट्रे, जो कि इतनी कोई ख़ास क्वालिटी की नहीं है और बहुत स्मॉल साइज़ में है। ये इनकी मैं समझता हूँ कि एक खामी है, क्योंकि इतनी महंगी प्रोडक्ट हम इनसे ले रहे हैं, लेकिन ये उसके साथ ये देखें, ये आइस क्यूब्स के लिए ट्रे है, लेकिन ये भी जो है लो क्वालिटी की है और बहुत ही स्मॉल है। जबकि ये अगर आप मार्केट से लेने जाएं तो ये 50 रुपीज़ की आपको मिल जाती है, उससे काफ़ी हद तक बड़ी भी है और स्टाइलिश भी है। अब इनका ये हाल है, 60,000 में ये हमें ये चीज़ दे रहे हैं, ये इनकी जो है एक ख़ामी है। इसमें एक और चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, ये जो फ्रिज है कंपनियाँ क्लेम कर रही हैं, जितने भी आजकल लेटेस्ट फ्रिज आ रहे हैं, वो ये है कि ये इनको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। इनको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी, मान लेते हैं स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। एक तो इसकी ये वायर छोटी हो गई है। पहले ऐसा होता था कि ऊपर स्टेबलाइज़र रखा जाता था तो ये स्टेबलाइज़र तक वायर पहुंच जाती थी। हमारे जितने भी पुराने फ्रिज हैं घर में हमारे चल रहे हैं, सबकी वायर लंबी है, लेकिन इसमें वायर ये छोटी कर दी गई है। इसमें ठीक है जी, स्टेबलाइज़र की ऑप्शन ख़त्म हो गई है। इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो सही है, यानी लो वोल्टेज पे भी ये ऑपरेट कर जाते हैं, लेकिन इनका जो इनकी सेफ्टी के हवाले से कुछ भी इसमें एहतियाती तदबीर प्रिकॉशंस कंपनी ने एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई कि अगर सड़ जाती है, जर्क आती है तो उस किस्म में क्या होगा, फ्रिज को नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो बहरहाल आपको चाहिए कि आप उसके लिए प्रोटेक्टर यूज़ करें। मैं भी प्रोटेक्टर यूज़ करता हूं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी दोस्तों, ये हमारा फ्रिज है सिंगर का, स्मॉल साइज़ का। काफ़ी अरसा मैंने तकरीबन 15 साल इसको यूज़ किया है। 0.9 एम्पेयर इसके ऊपर मेंशन है कि ये इतनी बिजली लेता है, तो क्यों ना इसको चेक कर लिया जाए आया कि वाकई ये 0.9 एम्पेयर लेता भी है कि नहीं। तो इसको पहले मीटर से चेक कर लेते हैं। इसको मैंने एक वायर के साथ कनेक्ट किया है आर्जी तौर पे, ताकि मैं इसके एम्पेयर चेक कर सकूं। और वैसे ये फ्रिज हमारे पास काफ़ी अरसे से वर्किंग है और सही भी चल रहा है। इसका प्रॉब्लम है बर्फ़ नहीं बनाता। इसको ज़ीरो सेट कर लिया। अब इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करते हैं तो ये सबसे पहले एक झटका लगाता है, टार्क लोड लेता है। उसके बाद मैंने पहले भी काफ़ी इसकी ऑब्जर्वेशन ली है। ये आपके सामने है 1 एम्पेयर ले रहा है, और ये जैसे जैसे कूलिंग स्टेबल करता आएगा ये 0.9 पे आ जाएगा, जो कि इसके बैक साइड पे स्टिकर लगा है, उस पर मेंशन है, जो कि मैंने आपको दिखाई है। इसका मतलब ये है कि ये फ्रिज अपने लिहाज से बिल्कुल सही बिजली कंज्यूम कर रहा है। 0.9 से ये कम नहीं लेता। तो बहरहाल अब जो हमने फ्रिज चेंज किया है तो उसकी तरफ चलते हैं। ये जी फर्स्ट स्टार्ट है। इसको मैं पावर ऑन करने लगा हूँ अपने हायर वाले फ्रिज को, और इसको मैंने पावर ऑन कर दिया। मैंने इसके साथ प्रोटेक्टर यूज़ किया हुआ है। पहले भी मैं फ्रिज के साथ तकरीबन 2012 में मैंने ये प्रोटेक्टर परचेज़ किया था और आज तक मेरे पास वर्किंग है। इसमें टाइमर की फैसिलिटी भी है, 3 मिनट का इसमें टाइमर है। इसको मैं डायरेक्ट ऑन कर लेता हूँ। ये टाइमर को रीसेट कर दिया है जी। अब देखें अभी तक ये 0.0 एम्पेयर पे है। इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट टाइम ऑन करने से हमारा कंप्रेसर फ़ौरन से करंट नहीं लेता, फ़ौरन से ऑन नहीं होता। तो फिर उसने थोड़ा सा करंट लिया और फिर अचानक से ऊपर चला गया। ये डीसी इन्वर्टर है तो ये कम व बेश करता रहेगा। जितनी इसको रिक्वायर्ड होगी, आगे जितनी इसने कूलिंग करनी होगी, उस हिसाब से ये बिजली भी कंज्यूम करता रहेगा। तो फर्स्ट जो ऑब्ज़र्वेशन है ये आपके सामने है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आप दोस्तों के भी इल्म में इजाफ़ा हो जाए कि ये करते क्या हैं। और बाकी इसकी जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं वो साथ के साथ चलती रहेंगी। ये इसकी जो सबसे पहली ऑब्ज़र्वेशन है, इस वक्त फ्रिज जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं रखा। कंपनी की हिदायत के मुताबिक कंपनी का वो एक अंदर फ्रीज़र पोर्शन में गेट के ऊपर एक स्टिकर भी लगा होता है कि फ़्रिज को कम से कम 8 घंटे खाली चलाएं, उसके बाद इसमें सामान वगैरह रखें।
तो अभी तकरीबन 5:30 का टाइम है, 6:30 का टाइम है। तो हमने इसे ऑन कर दिया। तो अभी पूरी रात हमने इसको चलाना है। और ये अभी डिफ़ॉल्ट मोड पे है, मैंने इसकी टेम्परेचर की कोई भी सेटिंग नहीं की। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी जब ये स्टार्ट हुआ है तो इसका जो टेम्परेचर है फ्रिज वाले पोर्शन का, रेफ्रिजरेटर वाले पोर्शन का, वो 37 है। और ये जो है पावर कूल मोड पे है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे है। जब कंपनी या कुछ एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि इसको फर्स्ट टाइम आप चलाते हो तो इसको पावर फ्रीज पे रखें। बहरहाल मैं ये नहीं सोचता, मैं इसको पावर कूल पे ही चलाऊँगा ताकि फ़र्स्ट टाइम इसके कंप्रेसर पे इतना ज़्यादा लोड ना पड़े। अभी देखें ये एम्पेयर कमो बेश कर रहा है। मैं अभी थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो स्किप करूँगा और फिर दोबारा ऑब्जर्वेशन लेता हूँ। ये दोस्तों 2.2 2.3 पे जाके रुक गया और ये इस वक्त पावर ऑन है। मैंने सोचा आपको अंदर से भी दिखा दूँ। ये बड़ी ही प्यारी लाइटिंग यहाँ पे ग्लो हो रही है, शो हो रही है। और ऊपर वाले पोर्शन में भी अच्छी खासी लाइट है इसकी। तो अभी जो इसका ये फर्स्ट स्टार्ट है, ये अभी सारी रात चलने वाला है। अभी फिर जब तक मैं जाग रहा हूँ इसकी अदर ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये दोस्तों तकरीबन 3 घंटे बाद की ऑब्जर्वेशन है और इसमें एम्पेयर तकरीबन थोड़े से इसने डाउन किए हैं। 2.3 से जो चला था और थोड़ा सा ही टेम्परेचर अभी इसने डाउन किया है। अभी ये माइनस पे पहुंचा ही नहीं है। ये ऊपर वाले पोर्शन का, फ्रीज़र पोर्शन का टेम्परेचर है। ये अब दोस्तों सुबह का टाइम है और ये अपनी जो टेम्परेचर इसका सेट था पावर कूल पे वो ये पूरा कर चुका है और ये 0 एम्पेयर ले, यानी इस वक्त इसका कंप्रेसर बिल्कुल स्लीप मोड पे है, स्टैंड बाई मोड पे है, ऑफ है। अभी ये -11 तक पहुंचा हुआ है इसका रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र। और इसका ये मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे वाला जो है 0.5 सेंटीग्रेड पे पहुंचा हुआ है। ये ऊपर वाला और नीचे वाला इसी टेम्परेचर पे सेट हैं और इस टेम्परेचर पे आके इसका जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल ऑफ हो चुका है और ये इस वक्त 0 ले रहा है। अभी फर्दर इसकी जो ऑब्ज़र्वेशन है, अभी इसमें सामान रखेंगे, फिर मैंने इसको अभी पावर फ्रीज़ पे मोड पे चलाना है कुछ दिन। तो मैं इंशाल्लाह जो है इसकी तमाम ऑब्ज़र्वेशंस, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑपरेशंस के हवाले से देखेंगे। अभी तो हमने इसकी खूबियाँ ख़ामियाँ देख लीं। इसमें एक अच्छी खूबी ये भी है कि आप इसके निचले पोर्शन यानी रेफ्रिजरेटर वाले पोर्शन को फ्रीज़र बना सकते हो, फ्रीज़र वाले को रेफ्रिजरेटर बना सकते हो, यानी टेम्परेचर कम ज़्यादा यूज़र मोड पे सेट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह एक वीडियो और इस पे बनाऊंगा जिसमें इसके ऑपरेशंस के बारे में प्रैक्टिकली हम डिटेल से बात करेंगे। आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूंगा कौन से मोड पे कितने एम्पेयर खाता है और क्या इसका बिहेवियर है, इसकी आइसिंग टेक्नोलॉजी कितनी देर में बर्फ़ बनाता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।